सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे सियासी वसीम अकरम प्लस या माइनस, तब्दीली को तब्दीली से खतरा। पंजाब में तब्दीली की हवाएं, बुज़दार के सर से टलेंगी बलाएं। अब लोग असद उमर को याद करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात में नया मोड़। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, जब से वफाकी काबीना में रद्दो बदल हुआ है उस वक्त से ही हुकूमत को और ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज कौमी असम्बली का इजलास भी खासा हंगामा खेज रहा। बिलावल भुट्टो ने खुलकर एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना भी बनाया और एक बार फिर लफ्ज़ सेलेक्टेड पर भी उन्होंने बड़ा जोर दिया, जिस पर खासा हंगामा भी हुकूमत के बेंचेस पर हुआ और वहाँ से एहतजाज भी किया गया। और आज बिलावल भुट्टो ने असम्बली में यह सवाल भी किया कि इससे पहले भी वो लफ्ज़ सेलेक्टेड का इस्तेमाल करते रहे हैं, तो फिर हुकूमत को आज ही इस पर एतराज़ क्यों हो रहा है। इसके साथ साथ कई सवाल भी उन्होंने उठाए कि फवाद चौधरी को उनकी वजारत से क्यों हटाया गया और असद उमर जो कि इस मुल्क के वज़ीर ख़जाना थे कुछ दिन पहले तक, उनको क्यों हटाया गया, और अगर उनको हटाया गया है तो उनकी नाकामी का एतराफ़ भी खुलकर किया जाए और फिर इसकी वजूहात भी बयान की जाएँ। तो ये कौमी असम्बली का आज का इजलास खासा हंगामा खेज रहा और उसके बाद वहाँ पर एक वक्फा भी लिया गया और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उस इजलास को उसके बाद मुलतवी कर दिया गया है। अब देखना यह कि दोबारा ये इजलास कब होता है और फिर क्या सूरत हाल कौमी असम्बली के इजलास में बनती है। जबकि साथ ही साथ पंजाब में भी पंजाब असम्बली में भी इजलास हुआ, खासा हंगामा खेज वो इजलास भी रहा, वहाँ पर भी खासा शोर शराबा हुआ और वहाँ भी अब तब्दीली की अफवाहें और हवाएं गर्दिश कर रही हैं कि उस्मान बुज़दार को भी आने वाले दिनों में क्या तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। असद खरल साहब चीफ न्यूज़ एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि बाबर डोगर साहब जो कि बोल न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। तो असद खरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। बिलावल आज जिस मूड में दिखाई दे रहे थे, बड़े एग्रेसिव थे, गो के तकरीर हमेशा की तरह वो पर्चे से ही पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज, ऐसा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी ने भरपूर अपोजिशन की तैयारी कर ली है। वज़ीर आज़म को असेंबली के फ्लोर पर सिलेक्टेड कहना, आज की इस तकरीर पर कैसे तज्जिया करेंगे आप? देखिए अरबाब, जब यही बात अपोजिशन बात करती है, जब फवाद चौधरी साहब की एग्रेसिव तकरीर होती है, जिस तरह उमर अयूब साहब ने कहा, फैसल वाडा की बात होती है और इनके जो गुजरा जब बात करते हैं तो इसी बात पे वो हदफ तनकीद का निशाना बनाया जाता है पीपल्स पार्टी की जानब से, नून लीग की जानब से, कि ये प्री मिच्योर जमात है। इनके जो मुराद सईद की बात हो, इस तरह के जो गुजरा जब बातें करते हैं तो पार्लिमानी और उनको दरस दिया जाता है कि ये प्री मिच्योर है। खुर्शीद शाह साहब आ जाते हैं सामने, शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब आ जाते हैं और इस तरह बिलावल भुट्टो साहब की, जरदारी साहब की जो पार्टी के सीनियर और रहनुमा हैं वो सामने आते हैं। लेकिन आप जिस तरह आपने पर्चा जो है, आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है। वो स्क्रिप्ट कौन लिखता है, कौन उनके हैंडलर है, ऐसे ही स्क्रिप्ट जिस तरह नवाज शरीफ साहब को लिख के दिया जाता है, मरियम साहबा को लिख के दिया जाता है, उनके स्क्रिप्ट राइटर कौन है, ये एक आपको सबको पता है, नाजरीन भी जानते हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 6 लोग जो हैं हमारे जो है अगर टीम के लेने हैं तो वज़ीर आज़म साहब जो है वो वज़ीर आज़म भी अब हमारा होना चाहिए। सिलेक्टेड का वर्ड जो अब यूज़ किया जाता है, मुझे अरबाब साहब, एक तो हम पार्लिमानी डेमोक्रेटिक सिस्टम की, जमहूरी इदारों की बालादस्ती की बात करते हैं, दूसरी तरफ वही उसके बिल्कुल बरक्स आज अब ये कहते हैं कि ये इमरान खान साहब सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। इसका मतलब है कि जो असम्बलियाँ फिर रबड़ स्टैंप हो गई। क्या इसका मतलब ये है कि अपोजिशन लीडर जो है उस हाउस में जो बैठ रहे हैं, उस हाउस के तकद्दस को आप पामाल खुद कर रहे हैं? यानी जो अगर ऐसे बंदे को आपने ऊपर आपने थोपा हुआ है, जो आप समझते हैं कि ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, तो फिर ऐसे हाउस में उस ऐवान के तकद्दस को आप खुद दागदार कर रहे हैं। उसी हाउस के अंदर आप बैठे हैं, उसी हाउस के अंदर अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, उसी हाउस के अंदर आप बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन सीनियर है वो बैठे हैं। 6 वज़रा की उन्होंने बात की और उन्होंने जो बात की कि फवाद चौधरी को क्यों निकाला। अब मामला ये है कि ये जो तंजिया, ये जो फ़िक्रेबाजी है, ये जुमलेबाजी है। फवाद चौधरी का उन्होंने नाम लिया, असद उमर उन्होंने नाम लिया, फिर उसके बाद ब्रिगेडियर एजाज शाह जो रिटायर्ड हैं उनके हवाले से उन्होंने तनकीद की, फिर और जो 1-2 गुजरा है उनको निकालने के हवाले से उनका 6 लोग अगर हमारे ले लिए हैं
तो वज़ीर आज़म जिस तरह मौला बख्श चांडियो साहब ने कहा कि वो भी फिर हमारा होना चाहिए, नाकामी के एतराफ़ की बात की। मुझे अरबाब साहब ये बता दें कि आप पीपल्स पार्टी या नून लीग डिसाइड करेगी इमरान खान को कि उसने कैबिनेट में किसको लेना है, किसको निकालना है? अंडरस्टूड बात है, उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर सकती, वो डिलीवर नहीं कर सकी, और वो इसलिए उन्होंने खिलाड़ी तब्दील की है। जब अगर खिलाड़ी वो तब्दील रखने का इस्तेहकाक क्या है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास है, क्या वो शहबाज शरीफ साहब के पास है जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जो लंदन में जाके बैठे हुए हैं? तो मामला ये है कि जिस तरीके से ये जो तब्दीली जो लाई गई है, एक वजारत से हटाकर दूसरे वजारत पर बिठा देना, अगर कोई एक शख्स एक वजारत का कलंदा नहीं संभाल सकता और उस पर नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो वो दूसरी वजारत में जाके कैसे परफॉर्म कर देगा? मैं समझता हूँ इस हवाले से भी ये बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है। और मुझे बताएं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत से फवाद चौधरी साहब का क्या तल्लक है? अगर वो वजारत इतलात व नशरियात जो उनकी रेलिवेंसी, जारी बात है वो एंकर भी हैं, वकील भी हैं, माशाल्लाह पॉलिटिशियन भी है, स्पोक्स पर्सन रहे हैं काफ मुशर्रफ के भी, जो उसके बाद पीपल्स पार्टी के मामले खसूसी भी रहे हैं, वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट। तो मामला ये है कि ये तो उनकी जो फील्ड है उसके अंदर तो वो डिलीवर नहीं कर सके। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वो कौन सी वो चीज़ें ईजादात करेंगे, वो तो चीज़ें इसी तरीके से जो आपने एविएशन की वजारत, अगर पेट्रोलियम की जो वजारत है वह कुदरती वसाइल की, उसके अंदर वो डिलीवर नहीं कर सके। सरवर खान साहब, जिस तरह आपने देखा कि किस तरह गैस की बिलों की कीमतों में इजाफा हुआ, किस तरह पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा हुआ, और वो स्लैब जो वापस लेने का वादा किया था वो भी वापस नहीं हुआ। अब एविएशन की एक और उनको लूट मार की सीट पे अगर बिठा दिया जाता है, वो भी उस हवाले से असद उमर साहब जो वज़ीर ख़जाना है, अगर वहाँ पे डिलीवर नहीं कर सके और उनको तवानाई की वज़ीर जो वजारत है वो ऑफ़र करना, मेरा ख्याल है वो भी एक अजीब सी मंतक है। इस तरीके से जो वज़ीर सेहत हैं, सबकदोश उनको किया गया आमिर कियानी साहब, अद्वियात की कीमतें माजी में फिशर पाकिस्तान की तारीख में कई सौ नहीं हज़ारों गुना जो कीमतें बढ़ी, वो भी तरीका एक रिकॉर्ड पे है। तब्दीलियां तो अब ज़ाहिर हुकूमत ने जो कर दिया, अब हुकूमत के पास भी इनके जवाब कोई ऐसे लॉजिकल है नहीं कि देकर आवाम को या अपोजिशन जमातों को मुतमईन किया जा सके। बाबर डोगर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। बाबर साहब, जो भी सवाल बिलावल भुट्टो ने उठाए, सवाल तो अपनी जगह वैलिड हैं, लेकिन शायद वो फोरम वैलिड नहीं था कि वहाँ पर तो कानून साजी होनी चाहिए, असेंबली में अवामी इशूज़ पर बात होनी चाहिए, ना कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इस तरह की बातें कर लें, टॉक शोज़ में आकर इस तरह के पॉइंट्स उठा लें, लेकिन जब कौमी असेंबली का इजलास हो वहाँ तो अवामी मसाइल पर बात होनी चाहिए। देखिए अरबाब, सबसे पहले ए खुदा मेरे अबू सलामत रहें, 8 माह पहले यही बिलावल इमरान खान साहब को सिलेक्टेड की बजाय इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे। प्रोड्यूसर हारिस साहब, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो पहली स्पीच जो उन्होंने पार्लियामेंट में पहला खिताब किया था बिलावल भुट्टो साहब ने, जरा उसका एक शॉट चला दें तो फिर मैं उस पर बेहतर बात कर सकूँगा। However Khan Sahib got here, Mr. Speaker, he is now to be the Prime Minister of this worthy nation. The people of Pakistan are looking to him to solve their issues through us, the democratically elected representatives of the people. मैं वज़ीर आज़म इलेक्ट को मुबारकबाद देने के साथ साथ ये याद दिलाना चाहूंगा कि वो किसी मखसूस जमात का वज़ीर आज़म नहीं है, वो पूरा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इलेक्ट को मुबारकबाद देना चाहूँगा। वज़ीर आज़म इलेक्ट कौम के वज़ीर आज़म जिनको इस इलेक्टेड पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है। आप 8 महीने पहले इमरान खान साहब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, जो इलेक्टेड एक पार्लियामेंट ने उनको इलेक्ट किया था। 8 महीने में क्या हुआ कि वो इलेक्ट से सिलेक्ट हो गए। तो ए खुदा मेरे अबू सलामत रहे। बात यह है कि 8 महीने में सारी कौम ने देखा कि किस तरह से वो जाली अकाउंट, फेक अकाउंट सामने आए, किस तरह से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई, किस तरह से शुगर मिलों का पैसा सामने आया, किस तरह से ये सारा पैसा बाहर ट्रांसफ़र किया गया, किस तरह से बिलावल हाउस के खर्चे कहाँ से पूरे होते हैं वो सामने आए, किस तरह से ये कौम को पता चला कि मलिक रियाज साहब को जो अरबों रुपए की ज़मीनें कोड़ियों के भाव दी गई, उसका जो पैसा और किकबैक से किस तरह से फेक अकाउंट्स में आए, वो ओमनी ग्रुप, वो सारी चीज़ें जब सामने आई तो नैब ने जब इन पे हाथ डाला तो वही जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था वो अब सिलेक्टेड हो गया।
आज नैब अपने केसेस वापस ले ले, आज नैब इनको क्लीन चिट दे दे, तो फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा, फिर प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो इलेक्टेड हो जाएगा, फिर ये गवर्नमेंट भी ठीक हो जाएगी, कैबिनेट भी ठीक हो जाएगी। सिर्फ इशू ये है कि नैब ने जो गर्दन पे हाथ डाला है, ये सारा उसका कसूर है कि बिलावल साहब को, वही बिलावल साहब जो 8 महीने पहले इसी प्राइम मिनिस्टर को बिलावल के और सियासी जमातों के जो नैब कार्रवाइयां कर रही है उसके बाद उनके ख्यालात तब्दील हो गए हुकूमत और वजीर आजम के बारे में, लेकिन अवाम के ख्यालात भी तो तब्दील हो चुके हैं। अवाम जिस उम्मीद से इस हुकूमत को लाई थी, 8 महीने बाद आज अवाम अपने आप को कोस रही होती है कि हमने क्यों वोट दिया, क्यों इस हुकूमत को लेके आई, महंगाई इतनी हो गई, जो दूसरे मामलात हैं वो भी कोई हल नहीं हो रहे। देखिए रुबाब, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि इस गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं। इमरान खान साहब जो हैं उनकी सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ठीक नहीं थी। ये इमरान खान साहब का ने मान लिया, उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किया है, गलती हुई है, उनसे गलती हुई है, वो खुद मान रहे हैं कि जो परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर, मेरी जो इतलात हैं, असद उमर, चाहे जितना मर्जी पीटीआई के अंदर उनको हीरो बनाने की कोशिश की जाए, उनके पास कोई रोड मैप नहीं था, उनके पास मसाइल का कोई कंक्रीट हल नहीं था। जब असद उमर साहब वो वाहिद मिनिस्टर थे जिनको इमरान खान साहब ने शायद पहले ही अनाउंस कर दिया था कि ये आने वाली गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। अगर उनको और उनके सामने सारी फाइनेंशियल सिचुएशन थी, उनको पता था कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, उनको पता था ख़जाना खाली है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो कोई नई चीज़ हो। सारी सूरत हाल उनके सामने थी, उनके पास इसका कोई कंक्रीट हल होना चाहिए था। इन 8 महीनों में माँ सिवाय बातों के, माँ सिवाय स्टेटमेंट्स के, असद उमर कोई हल पेश नहीं कर सके। ये कोई हल नहीं कि आप डॉलर महंगा कर दें। लोग सवाल करते हैं कि जनाब वो 3 अरब डॉलर जो सऊदी अरब से आए वो कहाँ पर गए, वो 1 अरब डॉलर जो चाइना से आए वो कहाँ पर गए। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है उसके पास इन चीज़ों का हल होना चाहिए। बात तो फिर असद मुझे भी बात बैठा दे, मैं भी साहब पिछली गवर्नमेंट पे डाल दूंगा। तो बहल तब्दीली करनी इनएविटेबल थी, बेहतर है कि उन्होंने तब्दील कर ली है। अब जो शेख साहब हैं उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, देखिए उन तवक्कुआत को कैसे पूरे करते हैं। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, महंगाई का देखना है कि ये तवक्कुआत कैसे पूरी करते हैं। बहरहाल वफाकी काबीना की जो टीम सेलेक्ट की थी इमरान खान ने, 8 महीने बाद उन्हें अपनी नाकामी का एहसास हो गया, लेकिन पंजाब में जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की थी, क्या उसमें भी उन्हें अपनी नाकामी का एहसास हो रहा है? उस्मान बुज़दार, जिनको वसीम अकरम प्लस कहते हैं, क्या अब तक अवाम की तवक्कुआत पूरी कर पाए हैं? और चौधरी निसार जो कि जब से इलेक्शन जीते थे उसके बाद से उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था, गुज़िश्ता 8-8.5 माह से वो अमली तौर पर सियासत से बिल्कुल आउट थे। एकदम से उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री 2-3 रोज़ पहले हो गई है और पंजाब की फ़िज़ाओं में चहमगोइयाँ भी हैं कि बराह रास्त वो काबीना में शामिल हो सकते हैं या उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सकता है। तमाम वो अफवाहें हैं। अब उनका कब वो हल्फ उठाते हैं और हल्फ उठाने के बाद फिर उनकी सियासत आगे किस तरह से बढ़ती है, और उस्मान बुज़दार और उनकी काबीना जो है किस किस वजारत को तब्दील किया जा सकता है, क्या तवक्कुआत थी उनसे और किस तरह से वो पूरी नहीं हुई। एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद वापस आकर मजीद बात करेंगे। तब्दीली टीम के एक अहम खिलाड़ी, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी कि अनाड़ी भी कहे अनाड़ी। खबरें गर्म हैं कि अब इनकी भी आ गई है बारी। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। सितम ये है कि उस्मान बुज़दार हैं खुद कप्तान का इंतखाब, जिन्होंने तमाम तर मुखालफत के बावजूद बनाया इन्हें वजीर आला पंजाब। दुनिया बुज़दार की कारकर्दगी पर हंसती रही, कप्तान की मर्जी फिर भी ना बदली। उस्मान बुज़दार वक्त गुजरने तो तुमने उसकी बड़ी तनकीद की है। तुम देखना एक ऐसा जबरदस्त ये निकल रहा है, ये वसीम अकरम प्लस, ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। पेशगोइयां ये हैं कि अब इस मामले पर भी यू टर्न का वक्त आ गया है। विफाकी काबीना के बाद तब्दीली की हवाओं ने पंजाब का रुख कर लिया है। वसीम अकरम प्लस अब होने जा रहा है माइनस। जुल्म यह है कि गैरों की बजाय अपने सितम तोड़ने के लिए सरगर्म हुए हैं। जहांगीर तरीन मुलाकातों पर मुलाकातें कर रहे हैं तो गवर्नर पंजाब भी हैं बहुत बरहम कि हर चीज कंट्रोल जो है अपना जहांगीर तरीन ने ले लिया है। तो असी इत्थे आलू छोले बेचन नहीं आए। उस्मान बुज़दार अपने ओहदे पर रहते हैं बरकरार या फिर तब्दीली यहाँ भी करेगी वार। देखिए कब खत्म होता है ये इंतजार। सी के नोटिफिकेशन करने से चीफ मिनिस्टर का पावर खत्म नहीं होता। जैसे मैंने पहले लिखा वजीर आला ही होता है।
जी, तो ये रिपोर्ट आपने देखी असद खलील साहब। वजीर आजम इमरान खान का उस्मान बुज़दार पर एतमाद बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह साबिक वजीर खजाना असद उमर पर वो एतमाद करते थे, उसी तरह उनकी भी तारीफें करते थे, जिस तरह उस्मान बुज़दार की वो करते रहे। तो अब क्या एक और यू टर्न लेने का वक्त आ गया है? कुछ दिन में वो इस पर भी सोच विचार करेंगे कि पंजाब की जो वजारत आला का मनसब है वो भी किसी और के सुपुर्द किया जाए? क्या खबरें आपके पास? एक तो अरबाब, अभी उनका जो बात आई थी साउंड बाइट के वज़ीर आला होता है, मुझे नवाब असलम रईसानी साहब की वो बड़ा जुमला याद आ गया कि उनका डिग्री होती है, असली हो या जाली हो। तो मामला एक तो ये, उस हवाले से एक ऑन अ लाइटर नोट मामला ये है कि जो चौधरी सरवर साहब ने ये बात की है ना, ये असद उमर साहब को भी जिक्र आया है। उन्होंने कहा कि हम इधर को आलू छोले बेचने नहीं आए, अगर सारा कुछ जहांगीर तरीन नहीं करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। असद उमर साहब की जो वजारत खजाना तब्दीली के पीछे, एक तो वो डिलीवर नहीं कर सके, नो डाउट, इस पे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा जो किरदार है वो है जहांगीर तरीन साहब, जो मजबूत करना चाहते हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को। असद उमर साहब उस मामले में रुकावट थे, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ये पहले, अब ये बेनिफिशरी नहीं है। ये जो लोग होते हैं इस तरह के, जो जहाज भगा रहे थे, वो जो बंदे लजा रहे थे, जहांगीर तरीन साहब ने इन्वेस्ट किया है। जिस तरह मोदी कहते थे ना कि हमने इन्वेस्ट किया नवाज शरीफ के ऊपर, जहांगीर तरीन खान साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर इन्वेस्ट किया है। वो बिजनेसमैन है, इनके हम ही स्कैंडल निकाल के लाए थे। यही आपने देखे ना, इन्होंने एससीपी के साथ जो सारा वो किया, और वो जो वापस पैसा भी किया, और बाहर भी ऑफशोर कंपनीज के आई सारे खाते आए, और उसके बाद खान सामों के नाम जो इनके मुलाजमीन हैं उनके नाम जो उनको डायरेक्टर्स बनाया हुआ था, सब्सिडी लेना, अभी जो लीज के ऊपर ज़मीनें लेना, जो वहाँ पे केपीके में महंगे तरीन जो ग्रेनाइट के पत्थर हैं उनके ठेके किनके पास है। तो बेनिफिशरी तो वो हैं बुज़दार साहब के हवाले से और अलीम खान साहब के हवाले से। ये वो बात कोट एंड कोट में बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने अब्दुल अलीम खान को बताया कि आपकी चीफ मिनिस्ट्री के जो आड़े सबसे बड़े वो आगे थे जहांगीर तरीन साहब। तो जब प्रोडक्शन आर्डर पे अलीम खान साहब पंजाब असम्बली में आए तो जहांगीर तरीन साहब से उन्होंने गिला किया, उन्होंने आके कुरान उठाया, वहाँ पे आके अब झूठा उठाया, ये सच्चा उठाया कि जी मैंने ऐसी बात नहीं की। अब मामला ये है कि चौधरी सरवर साहब की ये जो मामला है ना, कि ये एक गुस्से से जिस तरह उन्होंने इजहार किया, क्योंकि बहुत सारे मामलात के अंदर पीछे जो एक वीडियो लीक हुई थी, जहांगीर तरीन साहब बहुत सारे मामलात में कैबिनेट के अंदर जब बैठे, उस पर भी कुछ मिनिस्टर्स ने ये सवाल उठाया था कि यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मशवरे बेशक दें इमरान खान साहब को, ऑनरेबल है हमारे लिए, पार्टी के लिए एसेट्स हैं, लेकिन इस तरह वो नहीं इंटरफेयर कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर एक तरफ वजीर लगे हुए थे रेवेन्यू डिवीजन के, एक तरफ अब्दुल रज़ाक दाऊद थे, बीच में असद उमर साहब थे, वो एक सैंडविच बने हुए थे। अब जहांगीर तरीन साहब ने वो पता तो निकाल दिया। अब्दुल हफीज शेख साहब आ गए, पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, मुशर्रफ दौर में भी रहे। असद खलील साहब, एक इस पे ज़िम्नी सवाल ये बनता है कि उसमें असद उमर की अपनी परफॉर्मेंस भी तो कहीं ना वो कहीं, तो मैं पहले दिन से पहले से स्टार्ट तो जहांगीर तरीन के लिए इतना आसान ना होता। वो तो परफॉर्म नहीं कर सके, वो तो खिलाड़ी नाकाम हो गए, लेकिन बीच में साथियों को भी मामला अब आ गई पंजाब के अंदर। जो वसीम अकरम प्लस की बात है, देखें ये जो चौधरी निसार साहब है ना, मेरा ख्याल है सियासतदानों की जिस तरह अदाकारों की एक मीरा वो है ना, कि जिस तरह कोई न कोई स्टैंड बनाती रहती हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब और चौधरी निसार साहब की सियासत के अंदर, मुल्क के सियासी मंजरनामे के ऊपर, पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई हैसियत है। चौधरी निसार के हवाले सिर्फ एक सवाल मेरा है, आम डॉक्टर साहब उस पर तबसरा करेंगे कि क्या नून लीग उनको एक्सेप्ट करती है? उन्होंने उनको निकाल दिया अपनी सफ़ों से, क्या पीटीआई में वो आ सकते हैं? उनके लिए कुछ जगह है? नहीं है। क्या काफ लीग उनको एक्सेप्ट करेगी? क्या मौजूदा जो एक शोशा छोड़ा गया है एक तस्वीर के हवाले से और उसके ऊपर कहानी गाड़ दी गई, अब मुझे ये बताएं, वो वही चौधरी निसार थे ना जो कहते थे 2016 में कि मुझे पता है, एफआई की रिपोर्ट्स मेरे पास हैं कि अयान अली और बिलावल के एक ही अकाउंट से टिकट जो बनते थे और ये वजीर दाखिला थे, और उसके बाद आपने देखा किस तरह मुकमका हुआ। और ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमेशा इनकी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और टीजर छोड़ के चले जाते थे कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये वो गंडासा निकाल के मामला ये है कि स्टैंड किसी को चौधरी निसार ने कहा है कि मैं लब उठाने आ रहा हूँ, किसी से कोई बात की उन्होंने, कोई ऐसा बयान उनका सामने आया, उन्होंने कहा ख्वाहिश का इजहार किया है। उनके पास तो उस वक्त भी 30-35 बंदे नहीं थे। नून लीग का जो एक शोशा छोड़ा गया था, अब क्या उनको नून लीग उनको वोट देगी? क्या काफ लीग उनके पीछे लगेगी? क्या पीटीआई उनके पीछे लगेगी? क्या 9 माह के अंदर आप पीटीआई की हुकूमत को पंजाब में डिस्क्रेडिट कर देंगे? ये एक ऐसा शोशा है, ऐसा एक मतलब हवा भरी गई है। ठीक है, बुज़दार साहब चेंज हो सकते हैं,
चीफ सेक्रेटरी चेंज हो सकते हैं, बड़ा रिशफल आ सकता है। बुज़दार साहब को पूरा इख्तियार दिया गया ब्यूरोक्रेसी को, जून तक देखेंगे इमरान खान साहब। लेकिन चौधरी निसार साहब वो कहते हैं सारे गांव के चौधरी मर जाए ना तो वो एक लतीफ़ा है, उनके आप चौधरी नहीं बन सकते। अब वो इस तरह के चौधरी निसार पंजाब के कोई चांस ऐसा नहीं है, कोई मुस्तकबिल में आप उनका कोई सियासी रोल नहीं देख रहे आप पंजाब की सियासत में। बाबर डोगर साहब, आप इस पर कैसे तबसरा करेंगे? 2-3 रोज से चौधरी निसार के बारे में खबरें गर्दिश कर रहे हैं कि वो आएंगे और हल्फ उठाएंगे। 8 माह से वो सियासत से बिल्कुल आउट थे। क्या कोई किसी भी तरह के बैकडोर राब्ते हुए आपके पास कोई इस तरह की खबर है? अब PTI से किसी ने उनसे रब्ता किया है या वो खुद अब मंजर आम पर आना चाह रहे हैं, कोई रोल अदा करना चाह रहे हैं पंजाब की सियासत में? रबाब, जहाँ तक PTI के साथ उनके ताल्लुकात की बात है तो मेरा ख्याल है कि PTI का उनसे ना कोई रब्ता है, ना उनका PTI से रब्ता है। हाँ, अगले चंद दिनों में वो लंदन जा रहे हैं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, और वहाँ पर वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करने जा रहे हैं। और उस मुलाकात का पंजाब की गवर्नमेंट गिराने से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ। चौधरी निसार और शहबाज शरीफ इनके हमेशा से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उन दिनों में भी बड़े अच्छे थे जब ये नवाज शरीफ को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे। चौधरी निसार उस वक़्त भी शहबाज शरीफ के साथ थे। अब शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली। बाबर साहब, एक छोटा सा सवाल इस पे बनता है कि क्या शहबाज शरीफ साहब का वापस पाकिस्तान आने का इरादा नहीं है? चौधरी निसार उनसे मिलने लंदन जा रहे हैं, शहबाज साहब तो वापस आने वाले होंगे, केसेस चल रहे हैं, समातें उनकी होने वाली हैं, तो वापस आते यहाँ वो मुलाकात हो जाती। देखें, पाकिस्तान में मुलाकात डिफरेंट है, लंदन में मुलाकात डिफरेंट होती है, वहाँ पर एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। कुछ मुश्तरका दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं जिनको साथ बैठ के मुलाकात बड़ी ज़रूरी है। तो वहाँ पर और भी लोग हैं, वहाँ पर मियाँ हस्बे मंशा खर साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और भी लोग मौजूद हैं जिनके साथ मिल के वहाँ पर मुलाकात करनी है। असल मंशा जो है वो ये है कि चौधरी निसार साहब फ़िलहाल शहबाज शरीफ जो और उनके बच्चों को जो इस टाइम नैब की कस्टडी में है, और नैब का आहिस्ता आहिस्ता जो नैब का फंदा है उनकी गर्दनों में आहिस्ता आहिस्ता टाइट होता जा रहा है, उनको बचाने के लिए एक्टिव हुए हैं और कोशिश करें कोई ऐसा रोल प्ले करें, किस तरह से कोई ऐसी चीज़ करें कि ये आहिस्ता आहिस्ता इस मुश्किल से निकल सकें। तो चौधरी निसार का जो टारगेट पंजाब गवर्नमेंट नहीं है, पंजाब वज़ारत आला नहीं है, उनका टारगेट कुछ और है। और शहबाज शरीफ जो है वो भी उनकी मदद चाह रहे हैं। अब देखें कि चौधरी निसार कितनी उनकी मदद कर सकते हैं इस सारे इशू में उनको बचाने के लिए, लेकिन स्टोरी पीछे यही है। जहाँ तक उस्मान बुज़दार की बात है तो उस्मान बुज़दार मेरा ख्याल है कि खासे लकी आदमी हैं कि अभी तक PTI के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिफ्ट चल रही है। उसके बाद पंजाब में एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, चौधरी जो है वो गवर्नमेंट से इस तरह से खुश भी नहीं है। तो ये सारे अगर इश्यूज देखें तो जो वज़ीर आला को चेंज करना और मिनिस्टर को चेंज करना, इसमें बड़ा डिफरेंस है। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वज़ीर आला को चेंज करने के लिए आपको एक आइनी प्रोसीजर दरकार है, उसके लिए दोबारा से असम्बली के अंदर वोटिंग होगी, और इस वक्त PTI इस सिचुएशन में नहीं है। वो पंजाब में अफोर्ड नहीं करती कि वज़ारत आला के इलेक्शन के लिए दोबारा जाए। तो जो सूरत हाल है इस वक्त पंजाब में, जो सियासी सूरत हाल है, वो PTI इमरान खान साहब को ये इजाजत नहीं देती कि वो पंजाब में इस वक्त, लेकिन इसका मतलब को बुनियाद बनाते हुए इस वक्त PTI। जी बाबर डोगर साहब, वक्त चुके कम है, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर मजीद बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि नए पाकिस्तान में अक़रबा परवरी जो की जा रही है, किस तरह से अहम तैनातियाँ की जा रही हैं, कुछ वज़रा अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म का एक बड़ा अहम दौरा ईरान, उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अब पता चला प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, एक जानिब तो नैब की कार्रवाइयाँ जारी हैं, बड़े लोगों पर नैब हाथ डाल रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपनों को नवाजने का सिलसिला भी जारी है। नोडेरो हाउस, नोडेरो में जो भुट्टो हाउस है, वहाँ पर जब नैब ने छापा मारा, नदीम भुट्टो नामी मुलाजिम को गिरफ्तार किया, और बताया जा रहा है कि भुट्टो ख़ानदान का ये मुलाजिम रहा है, और इनके जो वहाँ पर रिहाइश का जो मरकज़ है वहाँ पर ये मुलाजिम था, लेकिन भुट्टो फैमिली ने इसको पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि कई तस्वीरों में ये वाज़े तौर पर
चंद अहम शख्सियात के साथ देखा जा सकता है, किसी के बराबर में या किसी के पीछे ये शख्स जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उसके हमरा तस्वीरों में भी मौजूद है। जबकि साथ ही साथ जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुज़दार काबीना है, उसके अहम वज़ीर ने अपने करीबी रिश्तेदार को तैनात कराया और पंजाब के सूबाई वज़ीर ज़राअत हैं जिनके करीबी रिश्तेदार को महकमे में अहम ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। तो ये अकरबा परवरी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी थी उसके बिल्कुल बरक्स ये तमाम सूरत हाल दिखाई दे रही है। तो असद खलील साहब, ये मामला अब किस जानिब जा रहे हैं? अपने मुलाजमीन को लोग पहचानने से इनकार कर रहे हैं, तस्वीरों में वो साफ नज़र आ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को तैनात कर रहे हैं। तो ये किस तरह का नया पाकिस्तान है? दो चीज़ें आपने अब मिक्स कर दी। नुडेरो उसका छापा जो है, जो अब्दुल नदीम भुट्टो है, ये इसका नाम जो असलम मसूद है जिसने 164 का बयान किया अदालत के सामने, JAT के सामने, उसने जो 15th पेज था, जो पेज नंबर 15 था, उसके अंदर जो उसने बताया था कि ये जो भुट्टो साहब है, जो अब्दुल नदीम भुट्टो हैं, ये नुडेरो हाउस लाड़काना का खर्चा सारा इनको मैं भेजता था। वाजिद नामी जो शख्स है उसको मैं लंदन में घर चलाने के लिए खर्चा भेजा था। अमजद इस्लाम अमजद को इस्लामाबाद का खर्चे के लिए भेजता था। कमांडर जो साबिक नेवी के हैं सजाद, उनको मैं बिलावल हाउस का देता था। और ये घर से पकड़ा गया, नैब टीम ने नुडेरो हाउस लाड़काना से पकड़ा गया। इनसे जो मोबाइल मिला, जो आपने पिक्चर्स की बात की है, वो बहुत सारे उसने राज खोले हैं कि कौन कौन अफसरान, कौन कौन लोग पैसे लाते थे, किकबैक्स आता था, सारा ये पैसा किस था, पहचानने से इनकार हो जनो, ये तो मामला हो गया। दूसरी आ गई पंजाब के हवाले से। पंजाब के हवाले से जो आपने कैबिनेट की बात की और अपनों को नवाजा और अकबर परवरी की जो बातें हैं, नुमान लगड़ियाल साहब वज़ीर ज़राअत हैं, उन्होंने अपने बरादर निस्बत यानी बहनोई जो हैं उनको लगा दिया। उन्होंने पंजाब जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका उन्होंने लगा दिया। 17 अप्रैल का नोटिफिकेशन हम नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं, उनको उन्होंने लगा दिया है। अब ये वो जो इनका सियासी भी तल्लक है, और जो नुमान लंगड़ियाल साहब जो वज़ीर ज़राअत हैं वो ये कहते हैं ये सियासी क़यादत का फैसला था। ये माशाल्लाह सियासी इनका तल्लक है। 2018 में जो इलेक्शन MP और MNA का लड़ा था, इन्होंने 485 और 30 वोट इन्होंने हासिल किए। अब ये वो जो अपॉइंटमेंट है, एक तो ये हो गई। दूसरी इसके ऊपर एक और आ जाए, ये जनाब है मिस कनीज़ साहिबा, इनको लगा दिया जाए वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का चेयरपर्सन इनको लगाया गया है। और ये 20 तारीख को यानी ये हफ्ते को छुट्टी होती नॉर्मल सेक्रेटेरिएट में, ये नोटिफिकेशन कराया गया है। इस्लामाबाद से इमरान खान साहब की एक करीबी जो शख्सियत है, उनके पास अहम एक सरकारी ओहदा भी है, वो आई लाहौर में और बुज़दार साहब को फोर्स किया कि ये जो मिस कनीज़ साहिबा हैं, कनीज़ फातिमा चद्दड़ साहिबा हैं, इनको चेयरमैन जो चेयरपर्सन जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब लगाने के लिए, जहाँ पे सिद्रा अहमद साहिबा हैं जो कि पंजाब की एक अहम शख्सियत जो है, बेलाखिर उनका इन्फ्लुएंस और इमरान खान साहब का भी उनकी तरफ वोट पड़ा और वो लग गई। उन्होंने ये कहा, जिस शख्स ने वो अटैम्प्ट की और दोबारा इमरान खान साहब के जब बैरून मुल्क थे तो ये अटैम्प्ट करने में कामयाब हो गए हैं एक और अथॉरिटी का चेयरपर्सन लगाने में। इमरान खान साहब ने कहा था इस खातून को कि आपने 100 में से 60 नंबर आपके कम हो गए हैं। अब इमरान खान साहब के पीछे दर पड़ता खुफिया ये नोटिफिकेशन हुआ है, हम इमरान खान के सामने अब 44 नंबर कम होंगे या 20। और ये जब वहाँ पे और सरमनी थी, लाहौर से जब गई थी, इनके अखराजात क़यामत आम के वो उसी शख्सियत ने उठाए थे जो लाहौर में बुज़दार साहब को जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया, जिन्होंने पहले नाम चाइल्ड प्रोडक्शन के लिया। और सायरा अहमद जो है, और ये जो ख़वातीन जो PTI की हैं, जो एक्टिव हैं, जो वर्कर हैं, उनके अंदर एक सरसिमगी फैल गई है कि ये वो ख़वातीन अगर जो हैं जिनका ना तो पॉलिटिकल को ऐसा एक्सपीरियंस है, ना इनको ऐसी एजुकेशन है, वो डॉक्टर साहब इस पर रोशनी डालेंगे क्राइटेरिया कंडीशंस क्या है। दूसरी तीसरी इसके बाद असदुल्ला फैज साहब है, कमिश्नर है जो गुजरांवाला में थे, खसूसी उनकी शोहरत थी। उसके बाद हमने प्रोग्राम किया, उनको हटा दिया गया। मेरिट का नारा लेकर PTI इलेक्शन में गई थी और मेरिट की बुनियाद पर नौकरियों की बात करती थी, लेकिन अब मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। अच्छा, तीसरा कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन असदुल्ला फैज साहब के हवाले से क्या कर रही है? खलल साहब आपके पास वापस आता हूँ मैं, जरा बाबर डोगर साहब से भी इस मामले पर रोशनी डलवा लेते हैं। बाबर डोगर साहब बताइएगा जरा, ये PTI क्यों मेरिट का कत्लेआम कर रही है? खान साहब को ये तमाम तैनातियाँ नजर नहीं आ रही? अकरबा परवरी के बरक्स ये तमाम इनकी तो पॉलिसी थी कि हम मेरिट पर नौकरियाँ देंगे, जिसके लिए जो चीज़ फिट होती है, जिस पोजीशन पर जो बंदा फिट होता है उसको वहाँ पर लेकर आएंगे। फिर ये सब क्या हो रहा है? अरबाब, मेरिट वही है जो अरबाब इख्तियार चाहते हैं। जो तगड़ा लोग बंदा चाहता है वही मेरिट बन जाता है। खान साहब ईरान में हैं, उनके पीछे हफ्ते वाले दिन, छुट्टी वाले दिन
जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था उसका सारा स्टाफ बुलाकर ये कनीज़ फातिमा जो है चदर जो है इनका नोटिफिकेशन करवाया गया और ग्रेड 21-22 की ये बड़ी पोस्ट है। और इसके मेंबर आप देख लें कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, चीफ सेक्रेटरी, और उसके बाद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, और उसके बाद सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इनके ग्रेड 21-22 के सारे मेंबर्स हैं इसके। और उसको ये चेयरपर्सन जो है ये उस मीटिंग को चेयर किया करेंगे हवाले से। और मैस्कॉम इन्होंने किया हुआ है, कोई रेलेवेंट एक्सपोजर नहीं, कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। इसी तरह से अभी खैर साहब कह रहे हैं असदुल्ला फैज़ जो है उनको उनकी शोहरत और उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कमिश्नर गुजरांवाला से हटाया गया था, और उनकी शोहरत और उनकी परफॉर्मेंस शायद वज़ीर आला को इतनी पसंद आई है कि अब उन्होंने उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर लगा दिया है। और उनकी शोहरत के बड़े चर्चे हैं, खरल साहब बड़े चर्चे यहाँ पर बयान करते रहे, हमने उन पर खासे प्रोग्राम किए थे। एक और बड़ा वाक़या मैं आपको बताता हूँ। लाहौर में MM आलम रोड पर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है टिस्कनी कोर्ट यार्ड। यहाँ पर आज से 4 दिन पहले यहाँ पर एक बड़ा ग्रैंड डिनर किया गया, उसकी लिस्ट भी हमारे पास है। 300 के करीब उसमें गेस्ट थे, उनमें MNAs भी थे, मिनिस्टर्स भी थे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स की एक बहुत बड़ी तादाद थी, और उसमें ओपनली ममनुआ ड्रिंक्स जो थे वो सर्व किए गए। ये एक ड्रिंक पार्टी थी ओपनली, जो कि इससे पहले लाहौर की ये रवायत नहीं है। और उसी वक्त कुछ एजेंसीज ने कंप्लेंट की डिप्टी कमिश्नर को। डिप्टी कमिश्नर ने DIG लाहौर जो है उनसे रब्ता किया कि यहाँ पर रेड करनी चाहिए, इनकार कर दिया गया। उसके बाद एक फॉर्मल कंप्लेंट की गई कि ये किस तरह से पॉसिबल हुआ कि लाहौर के एक रेस्टोरेंट में इस तरह से ड्रिंक्स को, ममनुआ ड्रिंक्स को सर्व किया गया है, ओपनली सर्व किया गया है। 300 गेस्ट थे, उसमें सारा कुछ था, जिस पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है उन्होंने एक इंक्वायरी स्टार्ट की। मेरी इत्तलात के मुताबिक ऊपर से ब्यूरो सीनियर ऑफिसर्स का इतना प्रेशर है कि वो जो इंक्वायरी थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। रेस्टोरेंट का मैंने नाम बता दिया, और डिप्टी कमिश्नर जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन खान साहब, आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। लाहौर में इस तरह कभी नहीं हुआ, मैंने नहीं कभी सुना था कि किस तरह से एक रेस्टोरेंट में बार बना दी जाए और इस तरह ओपनली ममनुआ ड्रिंक्स जो हैं और इस तरह की पार्टीज़ हों और ओपनली हों। ये छुप छुपा के घरों में होता था, लेकिन ये अब ओपन हो रहा है। और इसमें आपके ज़ाहिर खान साहब ने जिस तरह की बातें की हैं, रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट पेश किया उसके बाद तो बड़ी भारी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है कि इस तरह के मामलात न किसी सूबे में होने चाहिए, न किसी शहर में होने चाहिए। बहरहाल असद उमर को जब उन्होंने हटाया और हफीज़ शेख को अब जब मुशीर ख़जाना उन्होंने लगाया है, तो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ दिन के बाद जो हमारे मुल्क की आवाम है वो असद उमर को याद किया करेगी। चूँकि जब असद उमर वज़ीर ख़जाना थे तो उस वक्त इसहाक डार को याद किया जाता था। और अगर अब IMF के पास पाकिस्तान जाता है और वो प्रोग्राम पाकिस्तान, IMF और पाकिस्तान का प्रोग्राम तय पा जाता है, मुआहदा तय पा जाता है, तो फिर पाकिस्तानी आवाम पर 600 अरब रुपए के मजीद टैक्स अगले माली साल में लग सकते हैं। तो असद खलील साहब, अगर इतने भारी टैक्सेस अगले माली साल में आवाम पर लग जाएंगे, आवाम से निचोड़े जाएंगे, तो फिर जो हफीज़ शेख साहब की कारकर्दगी है उस पर भी एक सवालिया निशान लग जाएगा। फिर जिस तरह आवाम असद उमर को बुरा भला बोलते थे, तो फिर वो हफीज़ शेख को तनकीद का निशाना बनाएंगे। देखें, बात यह है कि रबाब ये तो एक रवायत रही है हमारे, हर जो हुकूमत है, आने वाली हुकूमत है, वो जाने वाली हुकूमत के ऊपर मुद्दा डालने की कोशिश करती है। अब इसी तरीके से हफीज़ शेख साहब पहले 6 महीने तो यही कहते रहेंगे कि पिछली हुकूमत असद उमर साहब। तो मामला ये है कि हफीज़ शेख साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे सामने है, वो किस तरह की उन्होंने डिलीवर किया है, क्या किया है। असद उमर साहब फेल हो गए हैं, नो डाउट। अब जिस तरह आपने कहा कि असद उमर को याद करेंगे, ये जो 600 अरब के टैक्स लगने हैं, उससे पहले तो हमारा जिस तरह कचूमर अरबाब साहब निकाल दिया गया है। आप देखें, मुझे बिजली के जो बिल हैं कई 100 गुना उसमें इजाफा हो गया है। गैस के बिल जो हैं उसमें कई 100 नहीं कई 1000 गुना इजाफा हो रहा है। जो 1400 बिल था, अगर 10-10 हज़ार बिल आ रहा है। बिजली के बिल जिसको 400 आता था उसको 8-8 हज़ार आ रहा है। फिर उसके बाद पेट्रोलियम के जिस तरह आपने देखा, फिर रेवेन्यू के जो टारगेट्स थे, जो असद उमर साहब बताते थे कि हम जनाब इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो कम हो गए हदफ। अब मुझे ये बता दें, और फिर IMF के पास आप जा रहे हैं, ये UAE से आपने अरबों ले लिया, आपने चाइना से मिल गया, आपको मन्नो-सलवा वहाँ सऊदी अरब से मिल गया, फ्री आपको तेल मिल रहा है जो उधार पे। तो अब हफीज़ शेख साहब के पास
कौन सा अलादीन का चिराग होगा कि IMF का जो शराइत है 600 अरब के मजीद टैक्स हैं, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को जो रिलीफ की बातें की गई हैं, जो गरीब अवाम की बात की गई है, रियासत मदीना की बात की गई, तो इमरान खान साहब ये PTI की हुकूमत किस तरह फेस करेगी? हफीज शेख साहब दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर, महीनों के अंदर ये सारे मामला को किस तरह ठीक कर लेंगे? ठीक है, तो हफीज़ शेख साहब की कारकर्दगी पे फ्रीज आ रही एक सवाली निशान है। बाबर डोगर साहब, खान साहब जब भी पुरानी गवर्नमेंट पर तनकीद करते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो वो बताते हैं कि 6,000 से 30,000 अरब का जो कर्जा है वो इन दोनों हुकूमतों के अदवार में पाकिस्तान पर चढ़ा है। तो हफीज़ शेख भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा थे। जब पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत थी उसमें हफीज़ शेख साहब वज़ीर ख़जाना थे, तो वो भी तो उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं जिसमें खान साहब तनकीद करते हैं। फिर उन्हीं को ये जिम्मेदारी सौंप देना कैसा फैसला है? देखिए अरबाब, सबसे बड़ी चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि असद उमर को खान साहब ने जो हटाया है उस पर जो सबसे बड़ा एलिगेशन था वो ये था कि गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कोई ऐसा स्टेप नहीं था उनके पास कि इसको कैसे कम किया जाए। ये बात मेरी बेतहाशा मिनिस्टर से बात हुई है, वो एक ही बात करेंगे, खान साहब असद उमर से नाराज़ थे कि वो महंगाई पर काबू नहीं पा सके। अब खान साहब ने इस इशू पर असद उमर को चेंज किया और हफीज़ शेख साहब को लेके आए हैं। लोगों का कंसर्न हफीज़ शेख नहीं है, लोगों का कंसर्न है खान साहब कि खान साहब आपने मिनिस्टर चेंज किया है, आप नए मिनिस्टर को लेके आए हैं। ये चैलेंज अब इमरान खान साहब के सामने कि हफीज़ शेख साहब महंगाई कैसे कम करते हैं, ये हफीज़ शेख से किसी ने नहीं पूछना, वो कोई इलेक्ट होके नहीं आया। खान साहब ने अपनी चॉइस से उसको लेके आए हैं, अपनी चॉइस से अपना मिनिस्टर चेंज किया है। अब जवाबदेही खान साहब की है। अगर वो काबू नहीं पाते महंगाई पर तो फिर जो लोगों के सवालात हैं वो खान साहब से होंगे, जो गिरबान होगा वो खान साहब का होगा, हफीज शेख का नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि खान साहब को कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली है जिसके बाद ये चेंज हुई है। तो देखें अब किस तरह से हफीज शेख इम्प्रूव करते हैं, लेकिन असल जिम्मेदारी अब खान साहब पे होगी, हफीज शेख पे नहीं होगी। सही है, अगर हफीज़ शेख नहीं भी परफॉर्म कर पाते तो फिर जो अवामी रद्दअमल है, अवामी रिएक्शन है, उसका सामना यकीनन बराह रास्त पाकिस्तानी इमरान खान को भी करना पड़ेगा, चूँकि अवाम की तवक्कुआत भी उनसे बहुत ज़्यादा हैं और ये तमाम तवक्कुआत उन्होंने खुद ही माजी में अपने बयानात के ज़रिए बढ़ाई हैं। असद खलील साहब, बाबर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।